स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर जो 4 है विद्युत धारिता, उसके आंकिक प्रश्न। तो हमने 5 है वो आंकिक प्रश्न कर लिए थे। तो अब हम करेंगे जो हमारा अगला जो छठा आंकिक प्रश्न है उसको हम अध्ययन करेंगे। और आपको बोला गया था कि आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स है वो आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ताकि एग्जाम्पल्स भी आपके कवर हो जाए और आंकिक प्रश्न तो मैं करवा रहा हूँ तो आपको इनको भी ट्राई करते जाना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और डाउट है तो आपको बोल रखा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आंकिक प्रश्न करते हैं, आंकिक प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न 6 क्या है, देखो कि 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध। कि हमारे पास में एक गोलीय चालक है जिसकी जो धारिता है वो कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है। और क्या बोला गया है कि 150 वोल्ट से, तो मान लेते हैं इसकी धारिता C1 2 माइक्रोफेरेड है और इसको मतलब इसका विभव कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, ये बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो का संबंध क्या कर दिया जाता है, जब 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेशित चालक गोले से, मतलब इसका संबंध कर दिया 1 माइक्रोफेरेड, मतलब इसकी जो धारिता है C2 है वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है और इसको है ये निरावेशित गोले से कर दिया। अब निरावेशित जब गोले से इसका संबंध करेंगे तो पहले बताओ, जब इसके पास में मतलब कोई आगे बढ़ देते हैं एक बार फटाफट से, क्या बोला आगे कि निरावेशित गोले से कर दिया जाता है तो विनिष्ट विभव गणना करो, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। मतलब हमारे को क्या चाहिए, प्रत्येक चालक पर आवेश भी चाहिए और साथ में हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर इस पर क्या चाहिए हमारे को, जो विनिष्ट विभव वो भी ज्ञात करना है। तो अगर मैं बोलूंगा शुरुआत में इसमें कितना आवेश था, तो शुरुआत में आप बोलोगे Q1 बराबर क्या था, C1 V1, और इस पर कितना था, Q2 बराबर कितना था, 0। Q2 बराबर कितना है, 0। अब Q2 बराबर 0 है तो बताओ V1 बराबर कितना होगा। भाई Q2 बराबर 0 बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, बोल रखा है कि जो इस पर विभव 0 होगा। तो यहाँ से Q2 बराबर होता है क्या, अगर फॉर्मूले से C2 V2, तो यहाँ से V2 कितना आ जाता है, क्योंकि Q2 तो 0 है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, इसका मतलब V2 भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 0। इसका मतलब इस पर जो आपका V2 है, विभव है, कितना है, 0 है, विभव कितना है, 0 है। तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले कौन सा, विनिष्ट विभव। तो और बताओ इसमें ये तो आपका शुरुआत का जो आवेश था वो था। अब जब इनका संयोजन कर देंगे तब आपका कौन सा आवेश आएगा यहाँ पर, Q1 डैश, और वो किसके बराबर होगा, C1, और किसके, V1 के या V के होगा, विनिष्ट विभव होता है ना यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश बराबर किसके हो जाएगा, C2 V के, विनिष्ट विभव V के, इस प्रकार से लिखेंगे उसको। ठीक है, ये संयोजन से पूर्व यहाँ पर क्या थे, Q2 बराबर C2 V2, ये संयोजन से पूर्व यहाँ पर आवेश थे और ये संयोजन के पश्चात आवेश है। तो हमारे को पूछा क्या है कि संयोजन के पश्चात कितना आवेश होगा, और विनिष्ट विभव बचा है। तो विनिष्ट विभव हमें पता है क्या होता है, विनिष्ट विभव, विनिष्ट विभव। तो कैसे निकालते हो विनिष्ट विभव, बताओ। विनिष्ट विभव निकालने के लिए शुरुआत में जो आवेश था वो उसको बराबर कर दो जो बाद में आवेश है। तो यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2, ये देख लो C1 V1 C2 V2, वो किसके बराबर हो जाएगा, C1 V और प्लस का C2 V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे V को माना जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा विनिष्ट विभव V किसके बराबर हो जाएगा, C1 V1 प्लस का C2 V2 बटा, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप नीचे, C1 प्लस का C2। तो यहाँ से आपका V बराबर C1 V1 का मान कितना है, C1 V1 का मान आपको यहाँ पर दे रखा है तो उसको आप रख दोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C1 V1, तो मान रखो यहाँ पर C1 का मान कितना है, C1 का 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू V1 का मान रखो कितना है, 200, ये 200 रख दिया, प्लस C2 का मान देखो, C2 का मान कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, मतलब सीधा लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6 इंटू V2 का मान कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपूर्ण क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, मतलब ये प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 2, और वो बाहर को मान लो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6, अंदर गुणा कराओगे तो 10 की पावर माइनस 6 आएगा ना भाई, क्योंकि माइक्रोफेरेड है इस वजह से। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, विनिष्ट विभव आ जाएगा, विनिष्ट विभव, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो चलो अब आगे ये विनिष्ट विभव आ गया, सो इसको आगे आप कर लेना। आपको क्या चाहिए, अब Q1 डैश और Q2 डैश उसको नहीं निकाल सकते। Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश बराबर C1 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू V कितना है, ये रहा आपका V, ये तो 0 हो गया। V कितना आ गया आपका, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 200, और बट्टा कितना हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो आप इसको सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 10⁻⁶ से वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो इसको काट दो, कहने वाला आपका आवेश है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप क्या निकाल लो, Q2 निकाल लो, तो Q2 डैश किसके बराबर हो जाएगा, C2 कितना आपका 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू V का मान ये रख दो, ये वाला जो मान है वो रख दो। तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, Q2 का आ गया, Q1 डैश का आ गया और ओबिनिस्ट विभव आ गया। ये तो पूछा हमारे को छठे के अंदर, ठीक है। तो ओबिनिस्ट विभव आ गया, दोनों पर जो आवेश है वो आ गया हमारे पास में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने किस प्रकार से निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बता दिया मैंने कि ओबिनिस्ट विभव कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं भाई, दोनों आवेश बराबर होंगे, ऐसे याद रखो। तो दोनों पर आवेश बराबर होंगे, इसलिए C1V1 + C2V2 बराबर C1V + C2V हो गया, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब देखो आगे अगला जो हमारा अंक की क्वेश्चन है, 7वां अंक की क्वेश्चन, उसको हम करते हैं। तो 7वां अंक की क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखो। 7वां क्या है कि 125 बूंदों को 200 वोल्ट तक के विभव तक आवेशित किया गया है। मतलब हमारे पास में 125 बूंदे हैं, ठीक है। उन 125 बूंदों को 200 वोल्ट तक के विभव पर तक आवेशित किया गया है। मतलब हमारे पास में इस प्रकार से कितनी है बूंदे, कितनी है यहाँ पर, ये इस प्रकार से 125 बूंदे, ठीक है। और 125 बूंदे इनको 200 वोल्ट तक, मतलब इनका विभव कितने वोल्ट तक इसको किया गया, 200 वोल्ट तक इसका विभव मान लेते हैं V1। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं भाई, इन सभी बूंदों को मिलाकर क्या कर दिया, एक बड़ी बूंद बना दिया, ठीक है। तो इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन याद कीजिए कि इसका विभव और ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब जब सब बूंदों को मिला देंगे तो सब बूंदों को मिलाने पर जो हमारी एक नई बूंद बनेगी, इस नई बूंद की है वो कितनी है, वो विभव होगा, और कितनी इसकी ऊर्जा में या कितनी ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ऊर्जा की कमी वगैरह होगी जरूर होगी, मैं बताया, क्योंकि ऊर्जा की क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है वहां पर। तो हमारे को वही चेक करना है कि कितना इसका विभव होगा, मतलब हमारे को चेक करना है इसका V2 कितना होगा भाई, इसका V2 विभव कितना होगा, और इसका V1 तो हमारे को दे रखा है, और हमारे को चेक कर क्या करना है, सबसे पहले तो V2 निकालना है, बोला है ना कि भाई विभव कितना होगा, तो V2 चाहिए। तो बताओ कैसे निकालेंगे। अब आपके पास में V1 है, V2 है, और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या मान लो आप, बड़े वाली जो गोले इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है, और इसमें से किसी एक की मान लो कौन सी है, सबकी सब बराबर है, बूंदे सब बराबर है, 125 बूंदे, एक की मान लेते हैं स्मॉल r, मतलब सबकी मतलब r है, स्मॉल r है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, आप यहाँ पर आवेशों को क्या कर दो, बराबर कर दो, आवेशों को क्या कर दो, बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे कि भाई आवेशों को बराबर करने के मतलब जितना आवेश इसके पास में होगा उतने आवेश इसके पास में होगा, इसके पास में होगा ना यहाँ पर। तो आप कैसे निकालोगे, इसके पास में कितना आवेश है आपका, या ऐसे बोल सकते हो 125 बूंदों का आवेश बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर। 125 बूंदों का आवेश बराबर होगा किसके, एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर। कैसे हुआ था भाई, हमें ये नहीं बोला गया कि संयोजन कर दिया वगैरह वगैरह, ये नहीं बोला ना, किसने तो बोला कि संयोजन किया, नहीं बोला ना। तो आपको दिमाग में नहीं लेकर आना है कि यहाँ पर जो मतलब इनका विभव हो गया, तो बोले नहीं, हमारे क्या बोला 125 बूंदे थी, ठीक है। 125 बूंदों का जो विभव था वो 200 वोल्ट था। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, उनको एक मिला के क्या बना दिया गया, उनको एक बड़ी बूंद बना दी गया, और बड़ी बूंद का हमारे को क्या याद करना है, विभव याद करना है। तो हमने मान लिया कि भाई जितना आवेश बोला है भाई 125 बूंदों को मिलाकर ही बड़ी बूंद बनेगी है, तो इसका मतलब 125 बूंदों पर जितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा पता है कि आपको आवेश कितना है भाई, आवेश पता नहीं है लेकिन विभव तो पता है ना, जिसके पास विभव होगा उसके पास में क्या होगा, आवेश होगा। तो इसका मतलब इसके पास में आवेश है, उतना आवेश इसके पास में होगा। तो यहाँ पर 125 बूंदों का आवेश वो किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा, ठीक है। तो 125 बूंदों का आवेश किसके बराबर होता है, आवेश बराबर क्या होता है, Q1 बराबर होता है C1V1 ये होता है। तो यहाँ से 125 बूंदों का आवेश चाहिए, ये तो Q1 बराबर क्या C1V1, ये तो क्या है एक बूंद का आवेश है, ठीक है। Q1 बराबर C1V1 क्या है, एक बूंद का आवेश है, हमारे 125 बूंदों का आवेश चाहिए। तो 125 बूंदों का आवेश चाहिए तो हम क्या कर देंगे 125 इंटू, अब यहाँ पर लिख दो C1 क्या लेंगे बताओ, अगर इसकी त्रिज्या R है तो एक बूंद की त्रिज्या कितनी होगी 4πε0 और स्मॉल r, यहाँ पर जाएगा 4πε0 स्मॉल r और इंटू क्या होता है V1 का मान कितना होगा
ये V1 का मान ये रहा 200, कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे निकाला, ये आपके एक बूंद का आवेश था, कितना था, ये था एक बूंद का आवेश। आपको एक बूंद का आवेश थोड़ी चाहिए, आपको तो 125 बूंदों का आवेश चाहिए, तो आप इसको क्या कर दो 125 से गुणा कर दो, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका 125 बूंदों का आवेश आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, आपका एक बड़ी बूंद का आवेश। अब बड़ी बूंद का आवेश मान लेते हैं Q2, और वो किसके बराबर होगा, आपका C2V2, किसके बराबर होगा C2V2। तो यहाँ पर बताओ कितना होगा, Q2 बराबर C2 का मान रखो कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R V2। ये पता नहीं कैसे लिख रहे हैं भाई, एक गोला होता है, गोले की जो धारिता होती है कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ये क्या है, गोले की धारिता है C2 है ये, ठीक है, और ये V2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमारे को चाहिए क्या, V2 चाहिए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V2। अब आपको देखो यहाँ पर सबके मान है कि नहीं है, यहाँ पर देखो 125 तो है ही और 200 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो मान होते हैं हमारे पास में। R और कैपिटल R का मान नहीं, R और कैपिटल R का मान नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करो कि R और कैपिटल R में कुछ संबंध आ जाए, R और कैपिटल R में क्या आ जाए, कुछ संबंध आ जाए। कैसे करोगे, आप ये बोल दोगे कि इनकी धारिता बराबर है, नहीं बोल सकते ना भाई, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न, इसकी स्मॉल r है, इसकी कैपिटल R है, त्रिज्याएं भिन्न भिन्न ना, तो फिर हम कैसे बोलेंगे, किस प्रकार से बातें करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना 125 बूंदों का आयतन होगा ना, उतना ही इस एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। भाई आपको R के स्मॉल r और कैपिटल R में क्या चाहिए, संबंध चाहिए ना, तो स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध आपको कैसे मिलेगा, वो आपको सोचना है। तो आप क्या बोल दोगे कि जितना बड़ी बूंद का आयतन है, जितना बड़ी बूंद का आयतन है उतना ही 125 छोटी बूंदों का आयतन होगा। तो यहाँ से अब आयतन में हमने क्यों लिया, आयतन क्यों लिया, क्योंकि आयतन के अंदर क्या आती है, त्रिज्या आती है। तो वो किसके बराबर होगा, एक गोले की त्रिज्या, सॉरी आयतन क्या होता है, इस गोले का आयतन क्या होगा, अगर इसकी त्रिज्या r है तो क्या लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है भाई, इस गोले की त्रिज्या कितनी, सॉरी आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये तो एक बूंद की आयतन है, हमारे पास में कितनी बूंद है 125 बूंद है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पहले वो लिख दोगे भाई 100, चूंकि 125 बूंदों का आयतन बराबर है एक बड़ी बूंद के का आयतन। तो यहाँ पर देखो 125 बूंदों का आयतन कितना होगा, एक बूंद का आयतन इतना है, तो 125 का कितना हो जाएगा 125 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पर लिख दो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो क्या हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई के कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, बच गया आपका r क्यूब बराबर स्मॉल r क्यूब और 125, कितना हो जाएगा 125। तो यहां से कितना हो जाएगा देखो r क्यूब, क्यूब को हटा दो तो इस साइड में 1/3 लग जाएगा ना, तो r की पावर 3 और 125, 125 का क्या होता है 5 से 25, 25 इंटू 5 15 और 3 3 कितना होता है 25 इंटू कितना कर लो फिर से 25 का क्यूब करना है ना, तो 25 25 100 कितना होता है 25, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, इसका कितना हो जाएगा, ये 5 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा भाई, 5 का क्यूब भी क्या होता है 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 25 इंटू 5 कितना हो जाएंगे 25 इंटू 5 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25, 2 और 5 2 10 10 और 2 कितने हो जाएगा 12, ठीक है, मतलब 125 होता है। तो यहाँ पर इसका जब आप क्यूब हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पूरे पर 1/3, तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा r और ये कितना हो जाएगा 5, तो आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा 5r। तो ये क्या आ गया आपका कैपिटल R और स्मॉल r में संबंध आ गया। अब अगर आपके पास में कैपिटल R स्मॉल r में संबंध आ गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मान निकाल सकते हो ना, किसका मान निकाल सकते हो V2 का मान। कैसे निकालोगे V2 का मान, तो देखो आप यहाँ पर क्या करते हो, देखो 125 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पूरा ही कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, बच गया कौन कौन सा, देखो 125 इंटू यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया इंटू r, चलो r लिख दिया हमने, r इंटू 200 बराबर यहाँ पर क्या है कैपिटल R, कैपिटल R की जगह आप क्या लिख सकते हो स्मॉल 5r और इंटू क्या हो जाएगा V2, r से r फिर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से V2 बराबर कितना आ गया, V2 बराबर आ गया आपका कितना 125 इंटू 200 और बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। तो अब देखो कितना हो गया आपका, इसमें कितने बार गया भाग, ये वाला 50 10 20 40 बार,
40 बार और 40 इंटू 125 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आएगा आप यहाँ पर देख लें, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लगेगा। कितना आ रहा है? 100 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 वोल्ट आ रहा है। तो V2 कितना आ गया आपका? 100 वोल्ट आ गया। अब देखो आगे आपको क्या पूछा है, सॉरी मैंने गलत देख लिया ना, ऊपर वाले का आंसर देख लिया, तभी मैं सोचू 100 वोल्ट कैसे आएगा। आंसर आ रहा है आपका 500 वोल्ट। सॉरी, कितना आ रहा है? 500 वोल्ट। कितना आ रहा है? आंसर 500 वोल्ट आ रहा है। अब हमारे क्या याद करना है? विभव आ गया, ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है कि कितनी ऊर्जा में है वो क्या हुई है, परिवर्तन हुआ है। तो ऊर्जा में परिवर्तन याद कर लेते हैं। देखो तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो हम ऊर्जा में परिवर्तन याद करने का मतलब आप पहले एक जो आपकी 125 बड़ी जो बूंद है उनकी ऊर्जा ज्ञात कर लो, और फिर आप किसकी ऊर्जा ज्ञात कर लो, फिर आप ज्ञात कर लो एक बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है उसको ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे कि भाई 125 छोटी बूंदू की ऊर्जा बराबर हो गया एक बड़ी बूंद की ऊर्जा। ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हो, एक का आप क्या कर दो, दोनों की ऊर्जा निकाल दो, फिर उनका भाग दे दो। ठीक है, वैसे निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकाल, चलो वैसे निकालते हैं क्योंकि ऊर्जा में हमारे पूछा है क्या परिवर्तन है। तो हम 125 छोटी बूंदों का ऊर्जा निकालते हैं। तो एक बूंद की ऊर्जा कितनी होती है? एक बूंद की ऊर्जा कितनी होगी आपकी? हाफ CV², C1V1 का स्क्वायर। ये होगा। हमारे को क्या चाहिए? 125 बूंदों का चाहिए। तो U1 किसके बराबर हो जाएगा? 125 इंटू ये एक बूंद का जो ऊर्जा वो लिख दो यहाँ पर, C1V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, U1 बराबर कितना आ जाएगा? 125 इंटू 1/2, और ये कितना हो जाएगा? C1 का मान देखो क्या है, C1 का मान आपके पास में क्या आ जाएगा? अगर आपके पास वहां पर V1 का मान कितना है, 500 वोल्ट आया था, तो यहाँ से C1 का मान आ जाएगा। क्योंकि Q1 का मान आपके पास में नहीं है, तो चलो उसको रहने दो। आप सीधे यहाँ पर क्या कर दो, वो लिख दो, क्या लिख दो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख दो? स्मॉल r, और इनटू, और यहाँ पर क्या लिख दो? ये क्या हो गया? V1 कितना आपका? 200। तो यहाँ पर क्या कर दोगे? 200 का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी U जो 1 है, पहले वाले जो 125 बूंदों की जो ऊर्जा है वो आ गई। अब आपको एक बड़ी बूंद की ऊर्जा चाहिए, वो U2 बराबर किसके आ जाएगी? U2 बराबर हो जाएगा आपका आप C2 का मान लिख दो, क्या लिख दोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और इनटू V2 का मान कितना है? 500 है ना, 500 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दो, आप दोनों का क्या कर दो? भाग दे दो। तो दोनों का भाग दे दिया हमने, तो U1 बट्टा क्या कर दिया? U2 कर दिया। तो जब U1 बट्टा U2 करेंगे तो U1 बट्टा U2 किसके बराबर होगा? 125 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 200 का होल स्क्वायर, बट्टा नीचे क्या आ जाएगा? 1/2, फिर से कहां पर चला जाएगा? ऊपर चले, 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 2 लिख दो, और यहाँ पर क्या आ गया? इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह क्या लिखा? अभी हमने समझ निकाला था R बराबर था 5R, तो यहाँ पर आप 5R लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 5R, और इंटू कितना हो गया? 500 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? U1 बट्टा U2 बराबर 2 से तो 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 5 से कितने बार कैंसिल हो गया? 25 बार कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप? 200 इंटू 200, क्या लिख सकते हो? 200 इंटू 200, ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 200 इंटू 200, बट्टा नीचे क्या आ गया? 5 तो कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए ना, क्या बचे? 500 इंटू 500, ये 0 0 0 0, नीचे कितना बचा? 25। क्या सही किया ना हमने? कुछ मिस्टेक हुई कहीं पर? तो देख, तो चलो देखें कहाँ पर हुई है। 125 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, ये हो गया सही है हमारा। और उसके बाद में 200 का होल स्क्वायर आ गया, और इंटू 2 नीचे आ गया था, वो वापस से हो गया है 125। तो क्या हुआ है यहाँ पर? देखो हमने क्या मिस्टेक की, यहाँ पर जो आपका विभव आ रहा है ना, ये जो V2 विभव आ रहा है, वो आपके बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है वो तो दे रखा है आपको 500 वोल्ट, लेकिन असल में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 5000 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 5000 वोल्ट आ रहा है। तब आपका ये आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 5000 करना है। यहाँ पर कितना करना है? 5000 करना है। जो भी है मतलब आप कैलकुलेशन कर लेना, उसमें गड़बड़ नहीं करा मैंने, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया तो उसको आप समझ लेना। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए कैसे हमने
निकला। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया। 125 बूंदों का जितना आवेश होगा उतना ही आपका एक बड़ी बूंद पर आवेश होगा, पहली तो ये कंडीशन। दूसरी चीज हमने क्या की कि हमारे पास में आर आर आएगा, संबंध निकालना, तो संबंध निकालने के लिए भाई 125 बूंदों का जो आपका आयतन होगा वही एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। इन दोनों चीजों से हमारे को क्या मिल जाएगा, जो आपका V2 है वो मिल जाएगा। फिर हमारे को बोला है कि जो आपको ऊर्जा है वो कितनी मतलब परिवर्तन होगी, तो आप यहाँ पर क्या निकालो, ऊर्जा परिवर्तन क्या निकाल लो। पहले आपकी 125 बूंदों कितनी ऊर्जा होगी और फिर आप निकालोगे एक मतलब जो आपकी मतलब ये एक बड़ी बूंद है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, और फिर क्या कर दो, दोनों ऊर्जाओं का क्या कर दो, भाग दे दो। अगर आपको कोई राशि निकालनी होती है तब आप बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसने पूछा है कि भाई ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ये जो मतलब ऊर्जा है उनको क्या कर देना, भाग दे देना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, कौन सा अगला एग्जाम्पल है, वो 8वां एग्जाम्पल है। तो देखो क्या होगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो कुछ लग रहा है जैसे मतलब संयोजन है, संयोजन का है। तो देखो किस प्रकार से संयोजन हो रहा है, बिल्कुल आसान है। आपको पता रखना है कि समांतर क्रम में कैसे संयोजन करते हैं, सीधे धारिता को जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, वो 1/CV से करते हैं। तो क्या बोला गया, चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। मतलब आपको एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक संधारित्र लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पर 2 संधारित्र, चलो उसके बाद में यहाँ पर 4 संधारित्र, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में फिर से कितने 8 संधारित्र नीचे दे रखा है ना, ये इस प्रकार से। फिर यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है, डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर टोटल कितने संधारित्र है आपके, 8 संधारित्र है। ये हो गया, और यहाँ पर कौन दे दिया, ए और बी। और पूछे क्या, तुल्य धारिता ज्ञात करो यदि प्रत्येक संधारित्र क्या हो जिसकी धारिता वो कितनी हो, 1 माइक्रोफैराड हो। तो आपको क्या याद करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है कि यहाँ पर आप देखो ए और बी है, ठीक है। ए और बी आपके पास में 2 पॉइंट है। अब ए और बी दो आपके पास में पॉइंट है, तो अगर श्रेणी क्रम में होते हैं तो कैसे होते हैं, ए और बी मतलब एक तार होता, और एक ही तार में वो क्या लगे होते हैं आपके सारे वो जो संधारित्र वो लगे होते हैं। अब एक ही तार में थोड़ी है, यहाँ पर देखो गए तो ये एक अलग तार हो गया ना, एक अलग तार, और फिर यहाँ पर गए फिर एक अलग तार, फिर एक अलग तार, फिर एक अलग तार। इसका मतलब क्या, अलग अलग तार आ रहे हैं। तो आप पहले यहाँ पर इसकी धारिता मान लो, इसकी धारिता C1 है, इसकी C1 इसके मान लो पूरे टोटल C2 मान लो, इसकी C3 मान लो, इसकी C4 मान लो, लिख लो, ठीक है। तो पहले बताओ यहाँ पर C1 कितनी आएगी, C1 कितना आएगा, C1 कितना है, 1 माइक्रोफैराड है, तो आप क्या लिख दोगे, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद में C2 कितनी आएगी, मतलब ये कितनी आएगी, तो C2 कितनी आएगी आपकी, C2 क्या है आपकी, भाई हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो है ना 1 2 3 4, ये चारों किसमें है, AB के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ये आप इसको A को यहाँ पर लिख दो और बी को यहाँ पर लिख दो, भाई तार है कहीं पर यहाँ पर तो लेकर आ सकते हैं ना। तो ये जो देखो आप इस प्रकार से, ये एक तार था, अब एक तार से ये 2 ये निकल गए, इसका मतलब ये सारे क्या आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो हमारे क्या करना है, इनके लिए क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो समांतर क्रम में कैसे तुल्य धारिता निकलती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि समांतर क्रम में हम सीधा लगाएंगे, तो ये समांतर क्रम में इसकी धारिता C1 होगी, इसकी C2, लेकिन यहाँ पर C2 धारिता है वो दोनों के कारण है। तो दोनों किसमें आपके, दोनों है आपके श्रेणी क्रम में, एक ही तार में ना, यहाँ की बात करेंगे तो एक ही तार में, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं, 1/C2 ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1/C2 बराबर क्या आ जाएगा, इसकी धारिता 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 कितना आ गया आपका, 1/C2 बराबर कितना आ गया 2, तो मतलब C2 बराबर कितना आ गया आपका 1/2 माइक्रोफैराड। तो C2 बराबर कितना आ गया 1/2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी देखो चारों किसमें आपके श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं 1/C3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि एक है ना यहाँ पर, तो कितना आएगा 1/C3 बराबर 4, तो और C3 उल्टा कर दो, C3 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड। तो C3 बराबर हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड। मैं कैसे करूँ पता चल रहा है ना भाई, ये A और B आपके पास में एक तार है, उससे ये अलग तार निकले हुए, ये सारे आपके पूरे वो किसमें आपके AB के समांतर क्रम में लगे हुए संधारित्र। अब AB के समांतर क्रम में लगे हुए संधारित्र, तो इनको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले ये जो श्रेणी क्रम है इनको सोल्व करना है। तो ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो ये 2 संधारित्र है इनका हमने तुल्य निकाल लिया, और तुल्य हमारे संधारित्र की धारिता है वो कितनी आई 1/2 माइक्रोफैराड।
फिर यहाँ पर इन चारों को क्या किया हमने, यहाँ पर इनकी तुल्य धारिता निकाली और तुल्य धारिता निकाल के एक ही संधारिता जोड़ दिया और वो उसकी धारिता कितनी है आपकी C3 बराबर कितना 1/4 माइक्रो फेरेड। अब जैसे यहाँ पर 8 संधारित्र, तो 8 संधारित्र आपके वो कितने होंगे, तो 8 संधारित्र यहाँ पर C4 कितना हो जाएगा 1/8 माइक्रो फेरेड, तो C4 हो जाएगा आपका 1/8 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर मान निकालो, आपको क्या निकालनी चाहिए, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, बी के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। अब जो कि यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि सारे किसमें समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में हम सीधा क्या करते थे जोड़ देते थे, यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3 + C4, तो यहाँ से C बराबर C1 का मान रखो कितना है 1 प्लस ये इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। अब आगे कुछ दे रखा है या इतना ही दे रखा है, अगर इतना दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ आगे बोला है क्या, 8 संधारित्र दे रखे हैं। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से तो इसके आंसर आ रहे हैं ना 2 माइक्रोफेरेड, इससे तो आएगा नहीं, आंसर आ रहे हैं। उस आंसर के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोला जा रहा है कि भाई आपको आगे देनी है कि यहाँ पर और भी इसी प्रकार से क्रम वाइज वो क्या लगे संधारित्र लगे, मतलब कुछ इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे ये। अब ऐसे चलते जाएंगे तो ये बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में हमने एक पहले योग किया था, गुणोत्तर श्रेणी में योग क्या होता है आपका, योग क्या होता है, इन सभी पदों का योग क्या होता है a/1 - r। a क्या है प्रथम पद कितना आपका 1/1 - r। r क्या आपका सारवय अनुपात, क्या है सारवय अनुपात है, तो सारवय अनुपात कितना है इसका, सारवय अनुपात है इसका 1/2, कितना है सारवय अनुपात 1/2। सारवय अनुपात मतलब इसका भाग दे दो आप 1/4 और इनटू कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/4 भाग 1/2 करो, ये सारवय अनुपात निकल जाएगा। इसका भाग इसमें दे दो या 1/2 भाग 1 कर दो, तब भी आपका सारवय अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा है, कैसे किया हमने, ऊपर जाएगा ना पूरा 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आगे यहाँ पर लिखते हैं 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 ये कितना आ गया आपका, लेसे ले लो 2 माइनस का 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ गया और 2 माइक्रो फेरेड, तो ये आ गई आपकी धारिता 2 माइक्रो फेरेड। यहाँ पर अगर आपको देना चाहिए था उसको क्वेश्चन के अंदर कि आगे भी इसी प्रकार से मतलब कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे डैश डिस्क करके दे देता तो आपको ऐसे समझना चाहिए था, या फिर आप ये समझ लेना बोर्ड के अंदर आए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, शायद बोर्ड ने ऐसे ही मतलब क्वेश्चन बना के दिया हो, तो आपको यहाँ पर कितने आगे इसकी जो धारिता है कितने आगे 2 माइक्रो फेरेड, तो आपको बस 2 तार देखने थे, उन तारों में से अगर ये पूरे कोई नहीं लगे होते तो ये सारे किस्म होते हैं आपके श्रेणी क्रम में, सीधा आप क्या करते हैं 1/c बराबर ये 1/, जोड़ देते आप 1/1 फिर इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक तार अलग निकल रहा है, यहाँ पर एक संधारित्र, यहाँ पर संधारित्र, यहाँ पर संधारित्र। पहले तो हमारे को जो श्रेणी क्रम थे उनसे हमारी क्या तुल्य धारिता निकालनी पड़ी, और फिर हमने क्या कर लिया यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारे इनका हमने क्या कर लिया यहाँ पर तुल्य धारिता निकाल ली और हमारा आंसर आ गया 2 माइक्रो फेरेड। तो ये हो गए आपके कुछ जो अंकित प्रश्न है, 8 तक हो गया अंकित प्रश्न। अगले जो अंकित प्रश्न है, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी मेरे हिसाब से इसका हाँ संयोजन का ये जो बोर्ड के अंदर आ भी चुका है, तो आपको उसको सोल्व करना है और एग्जाम्पल तो आपको सोल्व करते ही जाने हैं। और कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, आपको एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो रहा है या पीछे वाले चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वापस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम वहां पर सोल्व कर लेंगे।